तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि अगर आप अपना फ़ोन 15 दिन के लिए स्विच ऑफ कर दें, क्या आपका बिज़नेस स्मूथली चल सकता है या नहीं? 15 दिन ज़्यादा हो गए, चलो 7 दिन की बात करते हैं। अगर आप अपना फ़ोन 7 दिन के लिए बंद कर दें, तो क्या आपका बिज़नेस चल सकता है या बंद हो जाएगा? अगर आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, तो आपके स्टाफ को पता ही नहीं होगा कि अब क्या करना है, किस पार्टी से ऑर्डर लेना है, किसका ऑर्डर डिस्पैच करना है, किसे क्या रेट देना है, कब कोटेशन भेजनी है, किसको पेमेंट के लिए फ़ॉलो अप करना है। और अगर क्लाइंट पेमेंट के लिए मना कर देगा, तो इसका अगला स्टेप क्या है? तो अगर आपका फ़ोन बंद हो गया और आप ऑफ़िस में नहीं हैं, तो आप अपने बिज़नेस से एब्सेंट हो गए हैं। तो आपके एब्सेंस में क्या होगा बिज़नेस का? बिज़नेस रुक जाएगा। स्लो नहीं होगा, बिल्कुल रुक जाएगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, जब आपने बिज़नेस शुरू किया था, बिज़नेस का लेवल छोटा था, तब आप सब कुछ कर रहे थे बिज़नेस में, आज भी सब कुछ कर रहे हैं। हुआ क्या कि आपका बिज़नेस ग्रो हो गया। पहले आपके टर्नओवर 50 लाख की थी, ये बढ़ के 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की हो गई। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों की सेल बढ़ के 10 करोड़ या 20 करोड़ की भी हो गई होगी। और जो स्टाफ आपके पास पहले 2 या 3 लोगों का था, आज बढ़ के किसी के पास 20 लोगों का, 40 लोगों का या 50 लोगों का हो गया। लेकिन आपके बिज़नेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप ही हो। आप ही सबको ऑर्डर देते हो, क्या करना है, क्या नहीं करना। और देखो, स्टाफ तो बढ़ गया है, मतलब आपके बिज़नेस में पर्सन्स बढ़ गए हैं। फिज़िकली देखो तो बहुत लोग हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली देखो तो आप ही हो। आप ही हो जो सब लोगों को चला रहे हो, सारे बिज़नेस को चला रहे हो। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि सारा बिज़नेस आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है और जो आप करते हो वही होता है। तो आपके बिज़नेस में ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप हो, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर कौन है? तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 90% एसएमई हैं, जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनका जो बिज़नेस का सॉफ्टवेयर है वो व्हाट्सएप बन गया है। आप लोग टैली, बिज़ी यूज़ कर रहे हो। आप सोचते हो कि वो आपके बिज़नेस का सॉफ्टवेयर है, नहीं, वो आपका सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आपके बिज़नेस का सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप में मल्टीपल ग्रुप्स बनाते हो, जैसे कि सेल्स ऑर्डर ग्रुप, डिस्पैच ग्रुप, पेमेंट रिमाइंडर ग्रुप, फिर टेरिटरी वाइज ग्रुप बन जाते हैं कि ये नॉर्थ की टेरिटरी का ग्रुप है, ये ईस्ट की टेरिटरी ग्रुप है, या सिटी वाइज ग्रुप बन गए। उसके बाद अर्जेंट ग्रुप, एक्सेप्शन ऑर्डर ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप, बैंक लोन ग्रुप। तो इन सब ग्रुप्स में कुछ ना कुछ आपके टीम मेंबर्स होते हैं, जिनको आप इंस्ट्रक्शन देते रहते हो। जो टीम मेंबर वो काम कर लेते हैं, तो वो उस पर लिख देते हैं डन या ओके। या फिर जब किसी टीम मेंबर को लगता है कि आपने उसे काम दे दिया है, वो उस पर थम्स अप डाल देता है। तो व्हाट्सएप ही आपके बिजनेस का ईआरपी और सीआरएम बन गया है। सारे काम आपके बिजनेस का व्हाट्सएप कर रहा है। व्हाट्सएप कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छा टूल है। पर ये मैसेजेस के आदान प्रदान के लिए बना हुआ है, मीनिंग मैसेज के एक्सचेंज के लिए बना हुआ है, ना कि बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो होता क्या है, 10 बजे आपने मैसेज डाला किसी क्लाइंट से फॉलो अप करने के लिए या कंडीशन देने के लिए, और 10:30 बजे तक वहां पे 20 मैसेज और आ गए। तो जिस पर्सन ने वो मैसेज देखना था, उसने सीन तो कर लिया, लेकिन मैसेज को पढ़ा ही नहीं, बिकॉज उसके बाद इतने मैसेज आ गए, वो उनमें बिजी हो गया। और जब शाम को क्लाइंट का फोन आया कि ये काम नहीं हुआ, तो आप टीम से पूछते हो ये काम नहीं हुआ। तो आपने रमेश से पूछा, रमेश तूने ये काम क्यों नहीं किया? रमेश कह रहा है कि तो सुरेश ने करना था। सुरेश से पूछते हो ये काम क्यों नहीं हुआ? सुरेश बोल रहा है राजेश ने करना था। तो क्लियर ही नहीं हुआ काम किसने करना था और कब करना था। जब इतने व्हाट्सएप मैसेज आ गए हैं, तो आपको लगता, तो टीम को पता नहीं चल रहा कि उसके कौन से मैसेज पे एक्शन लेना है, कौन से पे नहीं लेना। और आपको लगता है यार ब्लू टिक लग गई है, उसने देख लिया है, वो काम कर लेगा। या फिर किसी ने थम्स अप डाल दिया है मैसेज के ऊपर, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है। लेकिन नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज देखने से अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। ये आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि किसने कौन सा काम करना है, कब करना है और क्यों करना है। मीनिंग मैसेज तो पास ऑन हो गया, लेकिन उसकी ओनरशिप फिक्स नहीं हुई। तो हम व्हाट्सएप को ईआरपी और सीआरएम की तरह यूज कर रहे हैं, जिसके लिए जो टूल नहीं बना हुआ, तो हमें उससे डिफिकल्टी आ रही है। उसके बाद में इशू क्या आता है
कि जब ओनर इतना कुछ करता है, मैसेज डालता है, तो ना ओनर बिजनेस में ना एक सर्च इंजन या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में बन जाता है। बिकॉज आपके किसी भी स्टाफ को किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो पूछता है, सर से पूछ लो, सर है ना। क्लाइंट को फोन करना है, सर बताएंगे। क्या रेट लगाना है, सर बताएंगे। ये आइटम कब आएगी, ऑर्डर लगाया है या नहीं लगाया, ऑर्डर लेट हो गया या फिर किसने क्या काम करना है, ये सब तो सर ही बताएंगे। तो जो ओनर होता है वो सर्च इंजन बन जाता है। किसी को भी कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वो ओनर से पूछता है, और बहुत सी चीजें ओनर को नहीं पता होती, तो ओनर उसी टाइम इन्वेस्टिगेट करता है। तो रमेश ने पूछा, तो रमेश को जो इन्फॉर्मेशन बतानी है उसके लिए ओनर सुरेश को पूछेगा, राजेश को पूछेगा या नरेश को पूछेगा। तो सबसे कुछ ना कुछ पूछ के इन्वेस्टिगेट करेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आएगा वो अपने टीम मेंबर को बता देगा। इसमें ओनर का टाइम फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, और उसका सारा ध्यान इसी काम में लगा रहता है। तो आप तो सर्च इंजन बन गए हो या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गए हो, तो आप बिजनेस को मैनेज तो कर ही नहीं पा रहे, सिर्फ बिजनेस को देख रहे हो। और फिर ना कई बार ओनर को लगता है, मतलब ओनर बड़ा प्राउडली बोलते हैं, मैंने देखा है मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे बिना तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। भाई ये प्राउड होने की बात नहीं है, ये तो एक वार्निंग सिग्नल है कि आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता। इसका मतलब आपको बिजनेस में 24 घंटे रहना पड़ रहा है। मैं 8 या 12 घंटे की बात नहीं कर रहा, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आपकी फैमिली आपसे दूर रहती है, फैमिली को लगता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप जल्दी बूढ़े होते हो, आपके बाल ग्रे हो जाते हैं, आपका बीपी हाई होता है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में या फैमिली में आती ही रहती है। तो अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे हम बच सकते हैं कई तरीके से। उसका एक मेथड है रिपोर्टिंग। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है ना, वो भी गुड रिपोर्टिंग है या बैड रिपोर्टिंग है, ये हमें देखना पड़ेगा। होता क्या है गुड रिपोर्टिंग में, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ओनर को बिजनेस से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ डाटा मिलता है। डाटा से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने निकाली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, आपकी 50 लाख की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, तो आपने अपने अकाउंटेंट को बोला मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दे दो। अकाउंटेंट ने आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल के दे दी, उसमें 100 पार्टियों की लिस्ट है। तो आप चेक करोगे सिंगल सिंगल पार्टी का कि किससे कितने पैसे लेने हैं, फिर चेक करोगे कितने दिन की पेमेंट ड्यू हो गई है, किसकी ओवर ड्यू है, किसकी नहीं है। फिर टिक करोगे किसको फ़ोन करना है, और किस किस पर्सन को असाइन करना है उसका नाम लिख दोगे। तो आपको डाटा मिला जिसको आपने ही प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड रिपोर्ट की। गुड रिपोर्ट में क्या होगा, यही आपको 50 लाख की आउटस्टैंडिंग मिली, आपके अकाउंटेंट ने ही उसको सॉर्ट कर दिया कि 30 पार्टियां तो ऐसी हैं, 30 लाख तो ऐसी अमाउंट है जी जो रेगुलर है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। और 10 लाख की इसमें आउटस्टैंडिंग ऐसी है जो थोड़ी सी डिले चल रही है, तो आप उसको एस्केलेट कर सकते हो। 5 लाख की आउटस्टैंडिंग ऐसी है जो काफ़ी डिले है, उस पर एक्शन लेना है कि आपने उन पार्टी को भी डिलीवरी करनी है या नहीं करनी, और उनको पेमेंट के लिए आपको फॉलोअप करना होगा। और कुछ पार्टीज की पेमेंट ऐसी भी हो सकती है आउटस्टैंडिंग जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है, और आप उस पर आपको लीगल एक्शन लेना है। तो ये तो होगी गुड रिपोर्टिंग। अगर आपको गुड रिपोर्टिंग मिली है तो आपका टाइम बहुत कम लग रहा है और आप बड़ी इजीली काम कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाहता हूँ। पर फिर लोग कहते हैं यार अरुण, हम तो ना 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से ये काम कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हमारा मार्केट में नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्लाइंट खुश हैं। भाई टाइम चेंज हो रहा है, और बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। जो चीज़ आपके लिए 15 या 20 साल पहले काम कर रही थी वो आज नहीं काम कर रही। 20 साल में आपका बिजनेस कितना बढ़ गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने बढ़ गए हैं, फिर मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इनोवेशन आ गई है, उसका तो यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्यों करूँ उसका यूज़? आप ये सोचते हो मेरा तो बिजनेस सही चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका यूज़ क्यों करना पड़ेगा। देखिए, पहले जब बिजनेस कम था, क्लाइंट्स कम थे, स्टाफ कम था, तो सब कुछ आपके दिमाग में था। आपके पास 3 या 4 एम्प्लॉई होंगे, सेल कुछ लाखों में थी, रोज के 4-5 ऑर्डर प्रोसेस हो रहे थे, तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते थे। अब स्टाफ इतना बढ़ गया है, कई बार तो ओनर को स्टाफ के नाम ही याद नहीं रहते, इसका क्या नाम है, फिर ये कैसे याद रहेगा कि किसे क्या काम दिया हुआ है और किसने कब काम करके पूरा देना है, और किसकी किस चीज़ की ओनरशिप है, कुछ क्लैरिटी तो है ही नहीं। तो ये क्लैरिटी होने से क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा?
इसके लिए मैं बताता हूँ, आपने अगर सिस्टम लेके नहीं आए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन आपके कंपटीशन ने कर दिया, तो आपका कंपटीशन जो है ना, मतलब जो आपके कंपटीशन में कोई नई कंपनी आई है, कोई स्टार्टअप खुला है, आपके ऑर्डर्स वो ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको 10 बजे कोई इंक्वायरी आई, तो आपने 10 बजे इंक्वायरी आई तो 12-1 बजे तक किसी को एलोकेट कर दिया कि भाई देख लो क्या रेट देना है। 2 घंटे बाद उसी पर्सन ने क्लाइंट को कॉल करके पूछा कि क्या है प्रॉब्लम या क्या उसको क्या नीड है। 2 बजे के आसपास आपके स्टाफ को पता चला, तो आपके स्टाफ ने डिटेल बना के आपको दे दी शाम को 4 या 5 बजे तक। फिर आपने कोटेशन बना के क्लाइंट को भेजने के लिए बोल दिया। आपके स्टाफ ने डे एंड तक 6 बजे क्लाइंट को कोटेशन भेज दी। क्लाइंट को लगा यार इसमें ना कुछ इंक्वायरी आई क्लाइंट की कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसने कोई प्रोडक्ट चेंज करने के लिए बोल दिया या फिर प्राइसिंग की इंक्वायरी आई, लेकिन तब तक आपका डे एंड हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके स्टाफ ने वो चीज़ आपको बताई, फिर आपने 1-2 घंटे लिए उसके ऊपर और अगले दिन 12, 1 या 2 बजे तक आपने दोबारा उसको कंडीशन दे दी। तो नॉर्मल तो क्या होता है कि भई आपके क्लाइंट ने ठीक है नेक्स्ट डे दोपहर तक आ गया रेट, उसने आपसे प्रोडक्ट बाय कर लिया। पर सेम क्लाइंट ने आपके कंपटीशन से भी इंक्वायरी करी। क्यों करी? बिकॉज़ जस्ट डायल है, गूगल है या इंडिया मार्ट आ गया है। तो ये जो इंक्वायरी आपके पास आती है ना, सबके पास चली जाती है, बहुत लोगों के पास। तो आपके कंपटीटर के पास 10 बजे इंक्वायरी गई, वो इंक्वायरी अपने आप एलोकेट होगी उसकी एक रिसोर्स को 10 बज के 10 मिनट पे। उस रिसोर्स ने जो कि यहाँ पे डिफाइंड थे सारे सिस्टम रूल्स और क्या प्राइसिंग देनी है और इन्वेंट्री है या नहीं है, 10:30 तक क्लाइंट को कोटेशन भेज दी, प्राइसिंग भेज दी। क्लाइंट की इंक्वायरी आई 11 बजे तक, फिर रिवाइज करके 11:30 या 12 बजे तक उन्होंने क्लाइंट को फाइनल कोटेशन दे दी। तो आपके कंपटीशन ने तो 2 घंटे में ही रिवाइज कोटेशन भी दे दी और आप वो रिवाइज कोटेशन अगले दिन दोपहर को 2 बजे तक दे रहे हो। तब तक क्या हुआ? आपके कंपटीशन ने क्लाइंट को क्रैक कर लिया और क्लाइंट ने वहां पे डील कर ली और उसको एडवांस पे दे दिया। आपके बिजनेस का लॉस हो गया। तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका कितना बिजनेस आपका कंपटीशन ले गया है। तो इस सबको देखने के लिए आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अरुण ठीक है हम सिस्टम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, हम भी एक बढ़िया सा ईआरपी ले आते हैं और ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। भाई ईआरपी को लाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो ऐसे काम नहीं करता। पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन से फील्ड में सॉफ्टवेयर या ईआरपी की नीड है। मार्केटिंग में, सेल्स में, ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में, डिस्पैच में, ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करने में, सेल्स स्टाफ जो आपका मार्केट जा रहा है उसको देखने के लिए किस चीज़ में सबसे ज़्यादा नीड है। और जहाँ पर नीड है वहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से पर्सन काम कर रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस का फ्लो है और क्या वो पर्सन ईआरपी को यूज़ करने के लिए ट्रेंड है या नहीं है। तभी आपका ईआरपी इम्प्लीमेंट हो सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब ईआरपी लेके आओगे वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा और जो केओस था ना आपका, जो मिसमैनेजमेंट है या काम को स्लो है, वो और फैल जाएगा। तो उसको आके काम फास्ट होने की जगह आपका काम स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए ना हम कहते हैं कि आपके बिजनेस की 6 V's देखनी है। 6 V's क्या है? पहले तो विजिबल ओनरशिप। हर काम के लिए आपकी कौन सा टीम मेंबर ओनर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने देखना है। विजिबल नंबर्स, इसके पास कितना काम है, कितना परसेंट वो काम कर रहा है और क्या होने पे आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस ओके हो गई है। फिर आपको देखना है कि कहाँ-कहाँ डिले हो रहा है, कितना डिले हो रहा है और कितना डिले काम का मैं कितने घंटों का या दिनों का डिले मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मेरा बिज़नेस हेल्दी देख सकता है। फिर देखना है विजिबल डिसीजन, कहाँ-कहाँ पर डिसीजन लेने हैं और उन डिसीजन के लिए आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है या फिर अथॉरिटी देनी है टीम को एक लेवल तक या रेंज में, वो आप डिफाइन कर लोगे। फिर एक आएंगी एक्सेप्शंस कि विजिबल एक्सेप्शन कौन-कौन सी हैं, किस टाइप की एक्सेप्शन ओनर के पास आएगी और ओनर वहाँ पे डिसीजन लेगा ताकि जो चीज़ जहाँ पे ओनर की अटेंशन चाहिए वो जल्दी हो जाए और वहाँ पे काम हो जाए। तो ये अगर आप विजिबल 6 V's पे काम करोगे तो ठीक है, वरना आपके बिजनेस में इनविजिबल डिलेज, इनविजिबल कैओस और इनविजिबल लॉस होंगे, जिससे कि क्लाइंट बिजनेस से इनविजिबल हो जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा जो बिजनेस अच्छा चल रहा था 2025 तक, वो 2026 या 27 में आके एकदम से चलना कैसे बंद हो गया है। तो देखिए आपको बिजनेस को आज के डेट में स्लो डाउन होने के लिए या फेल होने के लिए आपको कोई गलती नहीं करनी की जरूरत है। अगर आप बिजनेस सही कर रहे हो, स्मूथली चला रहे हो, सब कुछ जिस तरह पहले चला रहे थे आज भी वैसे चला रहे हो, तब भी आपका बिजनेस फेल हो सकता है या उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है, बहुत फास्ट डायनामिकली चेंज हो रही है
और आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। और कोई कंपटीटर ने अगर नया वे रीडिज़ाइन करके या अडॉप्ट कर लिया है, तो वो आपको ही करना होगा। और आपको ये देखना है कि जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, आपकी टर्नओवर बढ़ रही है, बिज़नेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, और क्या ये सिर्फ़ मेरे पे डिपेंडेंट है या मेरी टीम पे डिपेंडेंट है। अगर आपको लगता है इसमें कहीं की गैप है या आपको इश्यू आ रहा है, तो आप हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिए और हमारी वेबसाइट closethegap.in पे जाइए, उसे क्लिक कीजिए और ऑडिट फॉर्म भेजिए, भरिए। हम आपके बिज़नेस का डायग्नोसिस करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।